बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एडीएस, एडीपी, इसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपना एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। हमने ये जो टॉपिक था अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। बेसिकली ये जो बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उसका ये फर्स्ट चैप्टर होता है और इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है। हम इस चैप्टर के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। आज हम इससे फर्दर कुछ टॉपिक हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इन टॉपिक्स जो है, वीडियो लेक्चर जो है वो इन टॉपिक्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम फंक्शन और यूजेस देखेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, इसके यूजेस जिसे हम कह सकते हैं, इसकी फील्ड्स कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किन किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह करके प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा जो है वो हमारी वीडियो लेक्चर का हिस्सा होगा। वेरिएबल एंड कांस्टेंट जो है वो हमारी वीडियो लेक्चर का हिस्सा होगा और फर्दर हम इसके टाइप्स देखेंगे वेरिएबल की, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। जी, सिंप्लीफाई करता है जी स्टैटिस्टिक, हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उनको सिंप्लीफाई करता है। देखें, सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि हम स्टैटिस्टिक का जो डेटा होता है ना, उसको हम आसानी के साथ समझ लेते हैं। बड़े बड़े डाटा सेट्स को यानी कि कॉम्प्लेक्स कर देता है हमारे माइंड को, तो उस चीज़ को ये हमारे जो है ना स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं और न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स होते हैं आप इजीली जानते हैं, आप समझते हैं कि उनको हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए ना, मैं एक बात करूं अगर यहाँ पर कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि एक बस के अंदर चंद पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का मेरे सेंटेंस यूज किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बतौर स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल फैक्ट अगर इसको यूज करूं और मैं यूं कहूं कि एक बस के अंदर जो है ना 25 पैसेंजर्स हैं, अब कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि यानी कि मैनी या चंद के लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर लिया 25। तो एक पेचीदगी से हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करके ना पेचीदगी से निकल आते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स का जो यानी कि फैक्ट्स होते हैं, आपको पता है न्यूमेरिक फैक्ट होते हैं, वो एक प्रेजेंट होते हैं, हम यानी कि उनको डेफिनेट फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कि ऑब्वियसली न्यूमेरिक फैक्ट होते हैं 25, 30, यानी कि न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो उनके जो फैक्ट्स होते हैं वो डेफिनेट फॉर्म में होते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कंपैरिजन ऑफ डाटा। आप देख सकते हैं कि हम दो से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा सेट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि ये एज अ कंपैरिजन मेथड के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह देखें जी, थर्ड पर वो बात आती है कि जी स्टैटिस्टिक स्टडीज, यानी फोर्थ पर हम ये देख रहे हैं स्टैटिस्टिक स्टडीज रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स। तो आप ये देखें कि डिफरेंट फैक्ट्स जो होते हैं उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप आती है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम उसको भी क्या कर सकते हैं जी, चेक कर सकते हैं, या उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि देखें जी कितने डिफरेंट फैक्ट्स हैं। सपोज कि अगर हमने यील्ड देखनी है, पैदावार देखनी है वीट की, तो अब वीट की जो पैदावार है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब उसमें फर्टिलाइजर भी इन्वॉल्व हो रही है, उसमें रेन भी जो है ना फैक्टर बन रही है, उसमें और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इनके जो रिलेशनशिप होती है इन फैक्टर्स के दरमियान में, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक स्टडीज चेंजेस इन द लेवल ऑफ गिवन फेनोमिना। स्टैटिस्टिक जो है जी वो मुख्तलिफ फेनोमिना के दरमियान में जो है ना हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस को स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए ना, इसकी मिसाल ये है कि जैसे डिफरेंट फेनोमिना है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर, तो वेरिएशन मुख्तलिफ होती है। जैसे प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज फॉर एग्जाम्पल अंडरगो फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। अब जो प्राइसेस है किसी भी चीज़ की वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर क्या करती है, वो वेरी करती रहती है। अब हम वो फैक्टर्स जो है ना वो हम मुख्तलिफ फेनोमिना को क्या है, मुख्तलिफ लेवल्स को हम उसमें स्टडी कर सकते हैं।
कि मतलब वो जो चीज़ें आ रही हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ होती जा रही हैं। तो आखिर वो लेवल क्या है जिसकी वजह से ये जो चेंजेस आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्दर जी वो बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक एड्स फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स जो होता है जी वो आपको फोरकास्टिंग के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पेश गोई करना। तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी पेश गोई के लिए या फर्दर हम उससे ये असेसमेंट कर सकते हैं कि फर्दर जो चेंजिंग आएंगी वो क्या होंगी। यानी कि अगर हमें एक ट्रेंड मिल जाता है तो हम उस ट्रेंड को फॉलो कर हम ये देख सकते हैं कि अगली जो वेरिएशन आएंगी वो क्या आएंगी। बेसिकली टाइम सीरीज की तरफ ये इशारा किया जा रहा है जो सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो बहरहाल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेट फॉर्म में होता है, कंपैरिजन के लिए हो सकता है, हम रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स के दरमियान में। और थर्ड वन यानी कि सेकंड लास्ट ये है कि ये मुख्तलिफ फेनोमिना को क्या कर सकता है, उसकी चेंजेस को जो है ना स्टडी करता है। बहरहाल ये फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हमने इसके पॉइंट्स से जो हमने देखे। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि जी इंपॉर्टेंस है या एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की, कि स्टैटिस्टिक हम कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ करते हैं। तो भाई आप स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर इस सब्जेक्ट को बड़ा इग्नोर किया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं कि सर ये सब्जेक्ट जो है ना मतलब हमें स्टडी करने के लिए कोई ख़ास इसकी इंपॉर्टेंस हमें नज़र नहीं आती, या इसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ये जॉब वैकेंसीज जो है ना वो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट आप इसमें बिल्कुल डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक एक टूल है जो हर सब्जेक्ट में आपको यूज़ करने को मिलता है। आप इस सब्जेक्ट को पढ़कर डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कर सकते हैं, आप एज एनालिस्ट काम कर सकते हैं। आप सिर्फ सब्जेक्ट पर ग्रिप कीजिए, इसको अच्छी तरह समझिए और इसमें एनालिसिस का काम जो है वो आपके लिए बड़ा परफेक्ट होगा। तो बहरहाल मैं अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर ये अहम रोल प्ले करेगा, मैं उनकी निशानदेही करने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। बिजनेस में जी इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, जिसमें आप कॉमर्स देख लेते हैं, आप इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स कॉमर्स से डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें बीबीए एमबीए है। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, यानी कि इसमें एज अ सब्जेक्ट इसको स्टडी किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपकी फील्ड यहाँ भी बनती है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। अगर वो एनालिसिस के तौर पर आपके काम आते हैं, आप रिसर्च वर्क में काम जाते हैं तो आप रिसर्च के तौर पर उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा अहम होता है जी। किसी भी स्टेट की अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपने करनी है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको स्टैटिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो हम स्टैटिस्टिक्स के बगैर बना सकते हो। जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता हम फर्दर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बगैर जो है वो नहीं चल सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जो है वो हमारे पास होना चाहिए। तो आप देख लीजिए जितने भी स्टेट के जो मेथड्स हैं वो बगैर स्टैटिस्टिकल थ्योरी के, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के जो है ना वो नहीं सॉल्व होते। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ही ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनकर आता है। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन पर या इसके स्कोप पर। स्टैटिस्टिकल डेटा एंड मेथड आर नीड टू द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। याद रखिएगा इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा इस डेटे को यूज़ करती हैं। देखें इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट आ जाता है जिसे हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, या फर्दर अगर हम उसको देखें तो डेमोग्राफिक रिसर्च भी कहते हैं। ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है ये इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं। उनको पता होता है कि कहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, कहाँ पर डेथ रेट कम है, मोर्टेलिटी रेट वो यानी कि उनके पास डाटा होता है। तो बेसिकली जब ये जो डेटा होता है ये इसी को ही यूज़ कर वो ये चेक कर लेते हैं कि आया यहाँ पर इंश्योरेंस करनी चाहिए, इस इलाके में इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली उन्हीं लोगों का जो है ना इंश्योरेंस करती होती है जिनका जो डेथ रेट के चांसेस होते हैं
वो ज़रा कम होते हैं ताकि उनको पे कम करना पड़े। तो बहरहाल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इस डाटा को बड़ा परफेक्ट यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के इदारे फ़ाल नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी हद तक इनमें काम जो है वो अभी जारी है। तो इसके अलावा देखें जी, इट हैज़ अ पिवटल पोजीशन इन ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। जितने भी सोशल साइंसेज हैं या नेचुरल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। ख़ासकर जो है आप लोग नेचुरल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन सब में आप लोग ना एज स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं, बल्कि बतौर सब्जेक्ट अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। बायो स्टैटिस्टिक्स आ गया, साइकोलॉजी में आ गया, IQ लेवल का आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो एनालिसिस कर सकते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो तो एज ए सब्जेक्ट ही यूज़ हो रहा है। तो बहरहाल इन तमाम सब्जेक्ट में जो है ना ये एक अहम रोल प्ले करता है। तो एनालिसिस के तौर पर ही काम करते हैं। यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री के लिए कुछ चीज़ देखें उर्दू ज़बान में, सादा ज़बान में अगर मैं इसको समझाऊँ तो प्राइमरी डाटा बेसिकली वो डाटा होता है जिस पर हम फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जिस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर नहीं हुआ होता, उसको हम प्राइमरी डाटा का नाम दे देते हैं। यानी ओरिजिनली कलेक्टेड डाटा जो होता है वो प्राइमरी डाटा है, लेकिन अगर इस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर हो जाता है, इस पर कोई शुमारियाती अमल हो जाता है, तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन भी हमने यही लिखी है, द डाटा पब्लिश्ड और यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ओरिजिनली कलेक्टेड देम आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ऐसा डाटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो और उस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर ना हुआ हो, तो वो प्राइमरी डाटा है। इसकी एग्जांपल है पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट और प्राइमरी डाटा। जितनी भी पॉपुलेशन की जो सेंसस रिपोर्ट होती हैं वो सारी हमारे पास जो है वो प्राइमरी डाटा है। अब जाहिर सी बात है जो सेंसिटिव रिपोर्ट होती है वो फर्स्ट टाइम ही आती है, वो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट होती है, फर्स्ट टाइम उस पर होती है, उस पर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, वो फर्स्ट हैंड है, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा होता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्राइमरी डाटा कह देते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो होता है जी वो इसके बाद होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर डाटा कलेक्ट हुआ है, इस पर अगर फर्दर कोई एनालिसिस हो चुका होता है या फर्दर किसी ने इस डाटा को यूज़ किया है, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया है, तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम सेकेंडरी डाटा कह देते हैं। द डाटा पब्लिश्ड और यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन वन, याद रखिएगा अदर देन वन, एक से ज़्यादा दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा। अगर वो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सेकेंडरी डाटा का नाम दे देते हैं। और जिसमें आप लोगों के पास उसकी एग्जांपल है द डाटा इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान और सेकेंडरी डाटा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हमारे पास ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम नहीं होता, उसको सेकेंड टाइम यूज़ किया गया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। प्राइमरी डाटा वो है जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट हैंड होता है, जिस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया होता है, जिस पर कोई एनालिसिस नहीं होता, और अगर इस पर ही कोई फर्दर यूज़ कर ले, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर किसी को इस डाटा को अगर फर्दर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है। इसके कुछ मेथड्स हैं जी, वो उस पर एक नज़र डालते हैं। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है जी, आप अपने ज़ाती मुशाहिदात से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई इंटरव्यू कर सकते हैं, आप लोगों में घुल मिल जाएं, वहाँ से लोगों की राय ले लें कि ये किस किस तरह की राय रखते हैं, किस किस तरह इनकी मालूमात है, किस किस तरह ये आपको डेटा जो है वो दे सकते हैं। तो मतलब ज़ाती मुशाहिदात की मदद से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह करके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आप लोगों को ये पर्सनल इंफॉर्मेशन सही ना मिल रही हो तो फिर आप जाके इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अपनी बहुत सारी मालूमात जो है ना वो सही तरह से नहीं देते, तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कलेक्ट की जाती हैं पर्सन से और प्रैक्टिस से। तो इस तरह करके हम यानी कि ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम अपना कोई डाटा जो है ना मतलब वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह करके रजिस्ट्रेशन एक तरीकाकार है। आपको अगर डायरेक्ट डाटा इकट्ठा करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जैसे आप लोगों के स्टूडेंट्स का जो डाटा होता है वो रजिस्ट्रेशन की शक्ल में हमें मिल जाता है। इसी तरह लोकल कोरिस्पोंडेंट हैं, एस्टीमेट अगर हम करना चाहें तो लोकल कोरिस्पोंडेंट जो हैं हम उनसे जाकर डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। लोकल कोरिस्पोंडेंट होते हैं जो नुमाइंदे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी इदारे के जो काम कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ से जाकर जो है ना वो डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें ना जैसे कि डिफरेंट मेथड हैं, लोकल एजेंट्स हमें मिल जाते हैं।
हम उस एजेंट से जाकर जो है ना वो मालूमात लेते हैं और हमें वो डाटा मिल जाता है। इन्वेस्टिगेट थ्रू इनोमिनेटर्स भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए ना, इस तरह होता है कि मुख्तलिफ शेड्यूल्स उनके होते हैं, आप उनके साथ जाके कॉन्टेक्ट करें तो वहां से जाकर आप जो है ना डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए ना, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू ट्रेन्ड इनोमिनेटर्स। द इन्वेस्टिगेटर गेट द फॉर्म्स ऑफ इंक्वायरी, उन्हें शेड्यूल कहा जाता है। फिल इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, they assist the informants in the filling and schedule corrected or fill in the schedules themselves। यानी कि वो आप लोगों को क्या करते हैं, वो डाटा दे देते हैं, आप उनसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। लोकल जो नुमाइंदे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी इदारे के, आप उनसे जाकर इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड जो है जी वो है मेल क्वेश्चनियर मेथड। मेल क्वेश्चनियर मेथड में जी हम ये करते होते हैं कि हम किसी का एक जिसे कहते हैं सवालनामा होता है, हम वो सवालनामा दे देते हैं, वो फिल किया जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन जो उस सवालनामे में होती है वो जवाब की सूरत में हमें मिलती रहती है और हम अपना डाटा वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो मेल क्वेश्चनियर मेथड है, ये ज़्यादातर जो है ना वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो रिसर्चर यूज़ करते होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह ही डाटा इकट्ठा करके अपनी मालूमात जो है वो फर्दर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ जी, मेथड है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन। ऑफिशियल सोर्सेज हैं, अब ऑफिशियल सोर्सेज जितने भी आप वहाँ से ले लें, जितने भी सरकारी इदारे हैं आप वहाँ से ले लें। रेलवे का डाटा है, PIA है, जितने भी हैं ये सारे जो है ना ऑफिशियल सोर्सेज हैं। सेमी ऑफिशियल जो होती हैं जी, जाहिर सी बात है, सेमी ऑफिशियल का मतलब ये होता है इसे नीम सरकारी कहा जाता है, या ज़्यादातर पे यानी कि प्राइवेट तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती हैं ये, जैसे वापडा है, आप वहाँ से उनका डाटा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, स्टेट बैंक हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, ये सारी जो है ना सेमी ऑफिशियल सोर्सेज हैं। प्राइवेट सोर्सेज हैं जी, प्राइवेट आप डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। अब प्राइवेट में कौन कौन सी हैं जी, आपके पास मार्केट जो है ना मार्केट कमेटीज़ होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्री हैं, ये सारे वो डाटाज हैं जहाँ से हम प्राइवेट सोर्सेज हैं जी। ये पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, देखें मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जो पब्लिकेशंस की जो रिसर्च होती है वो पब्लिश करते रहते हैं। आप वहाँ से जाकर उनसे डाटा इकट्ठा करें और अपने फर्दर उसको इस्तेमाल में ले आएँ। जैसे आपने मुख्तलिफ देखा होगा, इकनॉमिक रिसर्च है, पंजाब इकनॉमिक रिसर्च है, लाहौर में है, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है, ये अपने मुख्तलिफ जो है ना जो रिसर्च होती है वो पब्लिश करते रहते हैं। तो उस रिसर्च से आप अपना ही डाटा, जो भी आपका रिक्वायर्ड डाटा है, आप वहाँ से ले लीजिए। वेरिएबल और कांस्टेंट है जी, ये देख लेते हैं जी। वेरिएबल बेसिकली वेरिएबल है, वेरी कहते हैं तब्दील होना, और एबल काबिल तब्दील। तो ऐसी क्वांटिटी को वेरिएबल कहा जाता है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होगी जी, याद रखिएगा। ऐसी क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक होगी विच वेरीज, जो चेंज होती रहती है फ्रॉम इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर, जो एक फर्द से दूसरे फर्द में जाकर तब्दील होती रहती है, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ना वो तब्दील होती रहती है। उस करैक्टरिस्टिक को, उस क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक को हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं, जिसमें हाइट है, वेट है, फैमिली साइज है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और कांस्टेंट ऐसी टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म जो है ना एक ऐसी क्वांटिटी होगी, याद रखिएगा, क्वांटिटी है विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होती बट रिमेन फिक्स, जो फिक्स रहती है। एक ख़ास फेनोमिना में हम इसको फिक्स कर लेते हैं, जैसे पाई है, अभी हमेशा फिक्स है, इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी तरह ई है, ये भी एक कांस्टेंट है जो कि वेरी होती रहती है, जो मतलब कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट कह देते हैं। आगे जी देखें जी, इसकी दो एग्जांपल हैं, एक डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूस है। याद रखिएगा डिस्क्रीट जो होती है ना, हमेशा याद रख लीजिए वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, इसे काउंटेबल जो है ना वेरिएबल कहा जाता है, काउंटिंग वेरिएबल कहा जाता है, जो शुमार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फैमिली साइज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन पर आपको इसकी डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी। अ वेरिएबल विच टेक्स काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, इंटीजर होंगे हमेशा, इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल फैमिली साइज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये सारी उसकी एग्जांपल हैं। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है वो मेजरेबल होती है, याद रख लीजिएगा, वो इंटीजर में होती है या फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, और ये हमेशा जो होंगी वो आपके सामने जो होंगी वो कंटिन्यूस होंगी, यानी कि वो काउंटिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होगी बल्कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे किसी चीज़ की हाइट है, जैसे किसी चीज़ का वेट है, लेंथ है, ये सारी जो है ना हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस की एग्जांपल्स हैं।
आगे चलते हैं जी। देखें, दो चीज़ें और आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वालिटेटिव वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का लफ्ज़ी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो आप लोगों के पास क्वालिटी से डिपेंड करते हैं। जैसे यानी कि इसको हमने वैसे मेंशन कर दिया कि इनकैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल मेजरमेंट, इनको न्यूमेरिक फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, लेकिन क्या होता है कि ये क्वालिटी को शो करते हैं। ये बेसिकली किसी की जो है ना मतलब कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, जैसे मैरिटल स्टेटस है, अब वो सिंगल होगा, मैरिड होगा या डाइवोर्स्ड होगा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वाइज अगर वो वेरी करे कोई चीज़ तो उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल कहा जाता है, और अगर वो न्यूमेरिकली वेरी कर रही हो तो उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल का नाम दे देते हैं। बेसिकली ये वेरिएबल की ही एग्जांपल है, ये वेरिएबल ही कहलाएगा। लेकिन अगर ये डेफिनेशन जो है ना वो इकट्ठी होकर आ जाती है तो क्वालिटेटिव को हम जो है ना एट्रीब्यूट का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट भी कहेंगे। यानी कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ही हो, मतलब वो कोई खासियत हो, खूबी हो, किसी चीज के वस्फ को जाहिर कर रही हो और वो वेरी कर रही हो, तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल का नाम दे देंगे। जिसकी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी, जैसे आप लोगों के पास मैरिटल स्टेटस है, जैसे आप लोगों के पास रिलीजन है। अब हर बंदे का रिलीजन डिफरेंट होता है, कोई मुस्लिम है, कोई मतलब क्रिश्चियन है, इसी तरह कोई हिंदू है, कोई ज्यू है, लेकिन वेरी कर रहा है। आई कलर जिसकी एग्जांपल हो सकती है, वो डिफरेंट है, वेरी करते हैं। हेयर कलर है वो डिफरेंट है, किसी के ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, किसी के ब्राउन ब्लैक है, किसी के ग्रे हैं, किसी के प्योर वाइट हैं, तो मुख्तलिफ ये किस्म की जो है ना वेरी करती हैं। तो बस जी आज का जो टॉपिक था मेरे पास आपके लिए इतना ही था। हमने ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने कवर किए, बस आज के लिए इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।